We should start with the topic. Today's topic is screen time and children. I mean, the mobile use and children, you can say that. So, whenever we take a talk, or the last time when we have arranged the workshop on screen time, the first and the only question in the minds of parents is how much screen time is good for my child? And this is the only question that comes to their mind. In one of the workshop, I asked them that I am here for 2 hours. We are conducting the workshop on screen time. So if I allow you to ask only one question, which is bothering you, what is that? Most of the parents said that we want to know beyond what limit the screen time would be detrimental to the health of our children. बस ये एक ही चीज़ जानना था उनको कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए. अभी जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आने वाले 20-25 मिनट में, ये सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा कि कितना स्क्रीन टाइम, ये शायद सबसे कम सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन होगा. हम देखते हैं कि पेरेंट्स में अक्सर ये डिस्कशन होता रहता है, दो पेरेंट्स में आपस में, या बच्चों के साथ भी नोकझोंक होती रहती है पेरेंट्स की कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, इसको कम करना है. पेरेंट्स अपनी ताकत, अपना समय, अपने एफर्ट, अपनी एनर्जी पूरी तरह से बच्चों के इस डिसएग्रीमेंट में लगा देते हैं. बच्चा कुछ साल के लिए आपके कंट्रोल में है, ये हम सबको पता है. शायद 12th स्टैंडर्ड होने के बाद बहुत से बच्चे बाहर गांव जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, जहाँ पर आपका जो एक 100% पेरेंटल कंट्रोल है वो लॉस हो जाएगा. आपकी नेस्ट को छोड़ के वो बाहर जाएगा, एडल्ट होगा. बहुत कम समय आपके पास है और इस समय में हमारा पूरा टाइम और पूरा एनर्जी सिर्फ कितना स्क्रीन टाइम इस विषय को लेकर ही जाता है. इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें स्क्रीन टाइम के बारे में हमको पेरेंट्स को जानना है. क्या हम उसे एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बना रहे हैं, या स्क्रीन टाइम को कैसे हम हमारे बच्चे के और हमारे खुद के और फैमिली के प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इन सभी सवालों का जवाब हम आने वाले कुछ समय में देखेंगे. सर्वप्रथम बात है कि स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है. हम सभी जानते हैं कि स्क्रीन टाइम का मतलब है कि किसी भी स्क्रीन पर हम कितना समय दिन भर में स्पेंड करते हैं. मोस्ट कॉमन तो जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुए, टैबलेट हुए, फिर वर्चुअल रियलिटी वाले सेट हो गए, या वीडियो गेम्स हो गए. ऑल स्क्रीन शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीन टाइम. तो हम जब भी कोई टॉक शुरू करते हैं और पूछते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम के फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा है. सभी को पता है कि फिज़िकल नुकसान है कि जैसे बैठने से मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, गर्दन में पेन होगा, पीठ में पेन होगा, रिस्ट में पेन होगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होएगी. उससे मेंटली डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन स्पैन कम होगा. सोशली देखोगे तो बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सोसाइटी से, आपस में बात नहीं करेंगे. साइबर बुलिंग होगा, इंटरनेट में फंसाया भी जा सकता है. इंटरनेट में गेम खेलने की बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा बढ़ेगी. तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, मगर बहुत सारे एडवांटेज भी स्क्रीन के हैं, और इसीलिए स्क्रीन इतने फेमस हुए हैं. जैसे आप देखोगे कि कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंस हो गया स्क्रीन आने से. बस हमारे पास हमारे एक क्लिक पर हमको सब कुछ अवेलेबल है. कनेक्टेडनेस, कि कितना कनेक्शन हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स कहीं भी हो, हम तुरंत उनको कनेक्ट कर जाते हैं. एजुकेशन के लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन चुका है. बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आजकल शुरू हो गए हैं, और जिन पर बच्चे अपने पूरे के पूरे कोर्स कर लेते हैं, जो कि इसके पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. और किसी भी जगह से कर सकते हैं, वो शायद कितने भी रिमोट एरिया में हो. कोर्स अमेरिका की यूनिवर्सिटी चला रही हो और हम अकोला में बैठे हैं तो भी ये कोर्स हम कर सकते हैं. कोई भी नॉलेज हमको चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, तो तुरंत हमारे पास मिल जाता है स्क्रीन की वजह से, इंटरनेट की वजह से.
कितने सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ और बिजनेस इस पे चलते हैं। तो ऐसे बहुत एडवांटेजेस है, ऐसा नहीं कि स्क्रीन को सिर्फ डिसएडवांटेज ही है। फिर भी स्क्रीन टाइम को सब लोग बुरा क्यों समझते हैं? सवाल ये है, क्या बात है कि स्क्रीन टाइम को सभी लोग बुरा बोलते हैं इतने सारे एडवांटेज होने के बाद? इसका एक मुख्य कारण ये है कि जैसे आपको पता है हर किसी चीज़ को एक्सपायरी डेट होती है, वैसे नॉलेज को भी एक्सपायरी डेट होती है। आप देखोगे कि हर टेक्नोलॉजी जब शुरुआत होती है तो उसके काफ़ी बुराइयां हमको दिखती रहती है, मगर आपको ये पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ बुरी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं वो बुरा जरूर हो सकता है। जैसे आप देखोगे कि रेडियो न्यूक्लियर, अगर आप देखोगे कि रेडियो एक्टिविटी का जब इन्वेंशन हुआ था तो इसमें दोनों तरह के यूज़ है। उससे आप बॉम्ब भी बना सकते हो और मानव जाति का विनाश भी कर सकते हो। तो सेम समय पर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, कितने सारे बीमारियों का इलाज आज उससे होता है। तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप ये वाला करते हो या बुरा वाला करते हो, इस पे सब डिपेंड है। उसी तरह से स्क्रीन्स भी बुरे हैं ऐसा समझना बहुत गलत है। ये नॉलेज जो हमने पहले पाया था कि जिससे सब बुराइयाँ ही बुराइयाँ स्क्रीन टाइम की हम लोगों को बताई गई, उस नॉलेज को अब एक्सपायरी है। अब हमको एक नए ज़माने में जाना है जहाँ हमको पता है कि हम चाहे या ना चाहे स्क्रीन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो क्यों ना हम स्क्रीन से झगड़ने के बजाय उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और यही हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज समझनी है। आपको मैं बताता हूँ कि स्क्रीन को आप किस चीज़ से कंपेयर करोगे, खाने से या पॉइजन से? पॉइजन या मान लो ड्रग्स है, कोई हीरोइन है, चरस है, गांजा है, तो एक तरफ है खाना, एक तरफ है ड्रग्स या पॉइजन। बहुत सारे पेरेंट्स की ये आदत होती है कि स्क्रीन को पॉइजन की तरह ट्रीट करनी, बिल्कुल टच ही नहीं करना है, लेना ही नहीं है, घातक है, ले लोगे तो। ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को बदलिए। आपको स्क्रीन को खाने के साथ कंपेयर करना है। खाना अच्छा है बुरा, खाना तो है ही। अब उनके अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमको कितना खाना है, हमको कब खाना है, हमको किस तरीके से खाना है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना कैसा खा सकते हैं। खाना है या नहीं है ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसी तरह से आज हम ये देखेंगे कि स्क्रीन में उसको खाने के साथ कंपेयर करें तो किस तरीके से हम उसमें अनेक बदलाव करके हमारे बच्चे की और हमारे फैमिली की प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर भी मैं सबसे पहले कितना, हाउ मच स्क्रीन टाइम, इसी पे बात करूँगा। इसलिए पहले बात उस पर नहीं कर रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया कि वो सबसे ग्राउंड क्वेश्चन है, सबसे कम इम्पोर्टेंस वाला है। मगर पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कितना स्क्रीन समय, हाउ मच। तो हाउ मच पे हम देखेंगे कि कितना समय स्क्रीन पर बिताना चाहिए। इसकी जो गाइडलाइंस होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट है कि कितने घंटे आप स्क्रीन पे बिता रहे हो। कितने घंटे के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस आई है, जैसे कि 2 साल के नीचे के बच्चे के लिए किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम अलाउड ही नहीं है गाइडलाइन के हिसाब से, एक्सेप्ट वीडियो कॉल। तो बच्चा होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, जैसे ही बच्चे को बाहर पेरेंट्स के पास दिया, तुरंत उसका फ़ोन लगा के उसको दे देते हैं कि देखो तुम्हारे पापा पूना में है, बॉम्बे में है, मदर मायके आई है डिलीवरी के लिए, या तुम्हारे दादा दादी। तो बच्चे को देखते हैं, बच्चा स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर देता है 2-4 दिन में, तो स्क्रीन टाइम शुरू हो गया बर्थ से ही। तो 2 साल के नीचे के बच्चे को नो स्क्रीन टाइम एक्सेप्ट वीडियो कॉल्स, वो अलाउड होते हैं। 2 से 5 साल 1 आवर, और 5 साल के ऊपर 2 आवर्स। मगर इन गाइडलाइंस को क्या सोचकर बनाया गया है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। पहला तो हुआ कि कितना घंटा, ये मैंने आपको घंटे वाला बता दिया। दूसरी बात है कि ये घंटे हमारा वर्किंग डे है या छुट्टी है, इस पे भी बदलते हैं। छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम अलाउ होता है। दूसरी बात होती है कि ये स्क्रीन टाइम जो है ये कितना इसका अपर लिमिट है,
उसी से ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये बुरा है कि अच्छा है। ये देखा जाएगा कि ये स्क्रीन टाइम किसी ऐसे एक्टिविटी को रिप्लेस कर रहा है क्या जो नॉर्मली बच्चे ने करनी चाहिए। जैसे व्हाट स्क्रीन टाइम डिस्प्लेसेस इज इम्पॉर्टेंट देन द स्क्रीन टाइम। मान लो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से कोई बच्चा अपनी नींद पूरी कर नहीं पा रहा हो। मान लो कि एक 9-10 साल के बच्चे को करीब 10 घंटे की नींद ऑन एन एवरेज 24 घंटे में चाहिए। अगर वो स्क्रीन पर इतना ज़्यादा है कि उस वजह से उसकी नींद कम हो रही है, या वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, या बाहर खेलने नहीं जा रहा है, यानी उसने उस एक्टिविटी को डिस्प्लेस कर दिया जो कि उसके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ। तो घंटे में गिनने के बजाय किस चीज़ को वो डिस्प्लेस करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ हाउ मच। अब सबका सवाल ये होता है कि हम हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कुछ बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो और आप चाहते हो कि इसको कम किया जाए, तो आपको कुछ आपके फैमिली के लिए रूल्स बनाने होते हैं पेरेंट्स को। ये पार्ट होता है चाइल्ड डिसिप्लिन का पार्ट हुआ है कि जिसमें हम लोग कुछ रूल्स बनाएं, बच्चों के साथ बैठ के बनाएं कि इतना स्क्रीन टाइम आपको अलाउ रहेगा और वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। याद रहे कि ये रूल्स आपको दादा दादी को भी बताना है, घर के बाकी मेंबर्स को जो बच्चों के साथ रहते हैं उनको भी बताना है। सिर्फ आपके ध्यान रखने से नहीं होगा, नहीं तो आप घर के बाहर जाएंगे और कोई उसको स्क्रीन ज़्यादा दे देगा उस समय से ज़्यादा। तो ये हुई एक बात। दूसरा है कि स्क्रीन टाइम को कुछ ऑप्शंस, अगर वो स्क्रीन टाइम मनोरंजन के लिए यूज़ कर रहा है तो आपके पास और भी खेलने के ऑप्शंस होने चाहिए। उसके बाद होता है कि नाइट चार्जिंग जो होता है, चार्जिंग जो फ़ोन लगाते हैं वो बेडरूम से आप बाहर लगाइए। नोटिफिकेशंस, अधिक से अधिक नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद है कि आपको किसी काम में आपकी व्यस्तता है और उतने समय के लिए आपको चाहिए कि बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे, जिसको हम कहते हैं बेबी सिटिंग। इस पर्पस के लिए कभी स्क्रीन टाइम को यूज़ मत कीजिए, इसी से बच्चों की आदत बिगड़ती है। उसके बाद है कि बच्चों को एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई पोस्ट डाली तो बच्चे फटाफट देखते हैं इस पर कितनी लाइक्स आई। ये लाइक्स क्या होती है? लाइक्स है एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन। कोई कह रहा है कि हाँ तुम्हारे प्रेजेंस को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ। ये एक्नॉलेजमेंट और वैलिडेशन बच्चों को पेरेंट्स से मिलना चाहिए। अगर पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे और उनको वैलिडेट करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो उनका स्क्रीन टाइम को एक ऑप्शन उनको मिल जाएगा। फिर होता है बच्चों को, जैसे जैसे बच्चे डेवलप होते हैं, 7-8 साल के बाद आते हैं, तो उनको एक ऑटोनॉमी और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होती है। ऑटोनॉमी यानी खुद का सब कुछ करने की इच्छा, खुद के कंट्रोल में सब चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है कि सुबह से शाम तक बच्चा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये और कोई डिसाइड करता है, उसके पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं। उसको कोई चॉइस नहीं है, प्रिजनर जैसा है, जैसे जेल में डाला हुआ है, हर चीज़ जेलर डिसाइड करेगा। और उसका शेड्यूल तो इतना पैक है सुबह से रात तक कि कोई बड़े कंपनी के सीईओ का भी नहीं होगा, उसका तो भी शायद बीच में 15-20 मिनट उसको खाली मिल जाएगा। तो ये जो ऑटोनॉमी और सेंस ऑफ कंट्रोल है, ये अगर हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें तो भी वो स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर हटेंगे, क्योंकि स्क्रीन में उनको ऑटोनॉमी और सेल्फ कंट्रोल मिलता है। और लास्ट बात है कि जो हम पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कर सकते हैं वो है पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आप ये चीज़ सुनना पसंद नहीं करोगे, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम इसलिए ज़रूरी होता है कि एक रेगुलेटेड हो या कम हो, क्योंकि बच्चों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो पेरेंट्स से इमिटेट पहले करते हैं और बताई हुई बात को सीखते बाद में। यानी अनुकरण पहले करते हैं और बताई हुई बात को सीखते बाद में। तो आप अगर अपने स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा हो, स्क्रीन आपका यूज़ ज़्यादा हो, तो आपको इमिटेट करेंगे वो, मगर आप बोलोगे कि बेटा स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं रहना, तो उस बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका इमिटेशन स्ट्रांग है। जो आपकी कही हुई इंस्ट्रक्शन है उसको सुनना इमिटेशन के नीचे आता है उनके लिए। आपके अगर स्क्रीन पे ज़्यादा समय है तो आप बच्चों को जो एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए वो आप कम दे पाओगे। दूसरा, जैसे पैसिव स्मोकिंग आपने सुना होगा कि एक इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसके आसपास बैठे हुए लोगों को भी धुआं जाता है
और वो भी स्मोकिंग के बराबर का नुकसान उनको होता है, जिसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो इस प्रकार से ये पैसिव स्क्रीन टाइम भी बच्चों का बढ़ता है। उसके बाद है कि कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं, और बहुत बार जब उनकी नोकझोंक हमारे सामने होती है कि डॉक्टर साहब इसको बताइए इसका स्क्रीन टाइम कम हो, तो हम पूछे कि बच्चे को उसके भी कोई डिफ़िकल्टी हो, तो बताते हैं कि हमको पेरेंट्स दिन भर में इतने SMS और व्हाट्सएप करते हैं, कहाँ पहुँच गया, क्लास से निकल गया, स्कूल चला गया, खाना खा लिया, रिसेस ख़त्म हो गई, दिन भर वो उसका रिप्लाई करते करते ही परेशान हो जाता है और उसमें उसकी इरिटेशन बढ़ जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा नुकसान स्क्रीन टाइम, पेरेंटल स्क्रीन टाइम का बच्चों में ये है, बच्चे क्या समझने लगते हैं कि हमारे स्क्रीन टाइम पर तो रोक है, मगर पेरेंट्स के स्क्रीन टाइम पे किसी तरह का रोक नहीं है। पेरेंट्स चाहे उतना स्क्रीन टाइम रखें, चाहे जिस समय स्क्रीन देखना हो देखें, रोक टोक सब हम पर है। तो वो क्या समझने लगते हैं कि एडल्ट होना माने क्या, हमारे हिसाब से हमारा स्क्रीन टाइम यूज़ करना यानी एडल्ट हो जाना। ये डेफिनेशन वो अपने मन में बना लेते हैं और फिर उसके अंदर एक रिबेलियस बिहेवियर तैयार होता है और वो सोचते हैं अपना भी टाइम आएगा। ये सोच बहुत गलत है। जब वो एडल्ट बनेंगे वो सोचते रहते कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, 18 साल के ऊपर हो जाऊंगा, हॉस्टल चला जाऊंगा, तो फिर इतना स्क्रीन यूज़ करूंगा कि मुझे तो कोई रोकने वाला रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब मैं एडल्ट हो गया हूँ। तो इतने सब नुकसान है स्क्रीन टाइम के। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने एड्रेस किया ये हुआ कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, हाउ मच। दूसरा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्हेन, कब से ज़्यादा है, कब स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। पहली बात होती है कि सोने के 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स ऑफ हो जानी चाहिए। स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलता है और ये ब्लू लाइट जब हमारी आंखों में जाता है और रेटिना पर गिरता है, वहाँ से वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन में मेलेटोनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिससे हमको नींद आती है, उसका सिक्रीशन वो ड्रॉप कर देता है। तो नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको लगेगा कि सोते समय स्क्रीन नहीं देखना है, तो सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन आपको बंद कर देना है। उसके बाद है कि कुछ बच्चे होमवर्क के समय म्यूज़िक सुनते सुनते होमवर्क करेंगे, वो ठीक नहीं है। खेलते समय काम में लगा रहेगा और वो सोच रहे हम तो खेलने जा रहे हैं, मगर उस समय भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार देखा गया है कि डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली बैठी है, खाना आने वाला है, या तो घर में या होटल में, और सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे हैं, टुगेदर मगर अलोन। टुगेदर भी है और अलोन भी है, सबके साथ है फिर भी अकेले है, अपने अपने स्क्रीन। तो मील टाइम में कभी स्क्रीन नहीं होना चाहिए। फिर होता है फैमिली टाइम, जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ बैठा है, कुछ विषय पे चर्चा कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, उस समय स्ट्रिक्टली स्क्रीन्स यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद होता है सोशल एनकाउंटर। कोई भी पर्सन अगर बच्चे से बात कर रहा है तो उसको आँख में आँख मिलाकर उनसे बात करनी चाहिए, न कि अपने स्क्रीन की तरफ देख रहे हो और वो दूसरा पर्सन कुछ कहा जा रहा है। तो इतने समय है जहाँ पे हमको स्ट्रिक्टली बच्चों को बताना है कि इस समय स्क्रीन हमारे यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कौन सा स्क्रीन अच्छा है, कौन सा स्क्रीन टाइम अच्छा है, कौन सा बुरा है। जैसा हम खाने में देखते हैं कि क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है। खाना तो खाना ही है, हेल्दी खाना जिसको हम कहते हैं ना, और अनहेल्दी, वैसा ही स्क्रीन टाइम होता है, हेल्दी स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी स्क्रीन टाइम। साइंस ने इसको क्लासिफाई किया है। हेल्दी स्क्रीन टाइम वो होता है जिसको एजुकेशनल वैल्यू होती है या प्रो सोशल वैल्यू होती है। एजुकेशनल यानी जिसमें बच्चा कुछ सीख रहा है, या तो वो स्कूल का एजुकेशन हो, कॉलेज का एजुकेशन हो, कोई ऑनलाइन कोर्स वो कर रहा हो सकता है वो फोटोग्राफी का ही कोर्स कर रहा हो, कोई भी कोर्स कर सकता है, मगर जहाँ एजुकेशनल वैल्यू उसको है। या प्रो सोशल मतलब आप किसी से सोशल कनेक्शन बना रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने दूर दराज के रिश्तेदार से बात कर रहे हो, रिलेटिव्स से टॉक कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल कर रहे हो, दीज आर प्रो सोशल स्क्रीन टाइम। तो एजुकेशनल और प्रो सोशल ये दोनों हेल्दी स्क्रीन टाइम है। जो अनहेल्दी स्क्रीन टाइम है उसमें मेजॉरिटी चीज़ें होती है गेमिंग वाली स्क्रीन टाइम, जिसमें सिर्फ गेम खेले जा रहे हो, मान लो वीडियो गेम्स हो, या सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, वीडियो स्ट्रीमिंग जिसको कहते हैं, बस वीडियो के बाद वीडियो देखते चले गए। तो ये इसको पैसिव स्क्रीन टाइम भी बोलते हैं और अनहेल्दी स्क्रीन टाइम भी बोलते हैं।
हम ये भी देखेंगे कि जब बच्चा हमेशा एजुकेशनल और प्रो सोशल के लिए ही स्क्रीन पर नहीं रहेगा, कभी तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी रह सकता है, कोई गेम भी खेल सकता है। तो अनहेल्दी स्क्रीन टाइम के भी कोई तरीके हैं कि जिससे वो हेल्दी बन जाए। तो अब हम देखते हैं कि हेल्दी और अनहेल्दी तो हमने देख लिया, अब ये देखना है कि कैसे स्क्रीन टाइम को ज़्यादा हेल्दी बनाया जाए। और पिछले 10 साल में अगर आप मुझे पूछोगे कि स्क्रीन टाइम में एजुकेशनल वैल्यू या स्क्रीन टाइम पे जो रिसर्च हुआ है और पूरी दुनिया में जो स्क्रीन टाइम की गाइडलाइंस बनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ है, तो वो यही हुआ है कि स्क्रीन टाइम को कैसे हेल्दी बनाया जाए और क्या तरीके हैं इसके लिए हेल्दी बनाने के लिए। इन तरीकों को कहते हैं को-विविंग यानी साथ में, बच्चे के साथ में हम स्क्रीन देख रहे हैं। को प्ले, अगर बच्चा खेल रहा है तो हम भी स्क्रीन में बच्चे के साथ खेल रहे हैं। होते हैं ना कोई गेम्स जिसमें 2 लोगों को खेलना पड़ता है, तो एक पेरेंट एक बच्चा। तीसरी बात है जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट। जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट यानी इंटरएक्टिव स्क्रीन टाइम है। जैसे इधर बच्चा है, पेरेंट है, उधर जो स्क्रीन का जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो है, और इनके बीच इंटरैक्शन हो रही है। जैसे मान लो एजुकेशनल स्क्रीन टाइम जो कुछ स्कूलों ने आजकल शुरू किया है लॉकडाउन के समय में, कोई क्वेश्चन टीचर पूछेगा, इधर बच्चा अपना जवाब देगा, तो ये हुआ इंटरैक्टिव जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें को विविंग है, साथ में देखना स्क्रीन, बच्चे के साथ बैठकर आप स्क्रीन देखेंगे, बच्चे के साथ आप स्क्रीन पर खेलोगे, या जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट, ये जो चीज़ें होती है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्क्रीन टाइम को हेल्दी बनाने में। इस समय में क्या करना चाहिए, बच्चा रहेगा, पेरेंट रहेगा, एक पेरेंट रह सकता है, दोनों रह सकते हैं। उस समय बच्चे के साथ वो जो कर रहा है उस स्क्रीन पर उसके बारे में डिस्कशन होगा, बीच बीच में सवाल जवाब होंगे, बच्चे को क्या गलत है क्या सही है ये उनको पता चलेगा। क्योंकि बच्चे ने अभी एडल्टहुड जिया नहीं है, वो किसी भी चीज़ की तरफ देखता है तो वो अपनी कल्पनाओं के हिसाब से उसकी तरफ देख रहा है। अभी तक उसको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो उसने पीछे पास्ट में कुछ सीखा हो उस चीज़ के बारे में, और उसी को वो आगे देख रहा है। उसके लिए चीज़ नई भी हो सकती है, फर्स्ट टाइम भी हो सकती है। तो पेरेंट जब बच्चे के साथ रहेंगे तो वो उसको बताएंगे कि इसमें से रियलिटी क्या है, इसमें से फैंटेसी क्या है। मान लो वो कोई कार का रेस का गेम खेल रहा है, आप देखोगे रेस में कि वो कार चलाते चलाते किसी झाड़ से टकरा गई या पुलिया से टकरा गई, तुरंत 1 मिनट में खड़ी हो जाती है, फिर रेस होती है। क्या होगा, पेरेंट इस समय क्या बताएंगे कि बेटा ये फैंटेसी है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई में अगर ऐसा होगा तो इसका ड्राइवर को इंजरी होगी, ये गाड़ी रिपेयर के लिए जाएगी, ये गाड़ी 1 महीने के लिए रिपेयर में रहेगी, हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। ये सब चीज़ ये है उस गाड़ी का उस पेड़ से टकराने की रियलिटी। और फैंटेसी क्या है उस गेम में कि गाड़ी ने पेड़ को टकराई, वापस निकली, वापस रेस लगाना शुरू हो गई। तो ऐसा सच्चाई में होता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब पेरेंट्स डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे, ऐड जब आएगी बीच में तो ऐड के बारे में आपको बताना है कि ये ऐड किस पर्पस से बनाई गई है। इनको कोई चीज़ आपको बेचनी है, सेल करनी है, और वो आपको पटाने के लिए वो आपको इस तरीके की उसकी चीज़ें बता रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम और भी किसी तरीके से जान सकते हैं। तो ये को-विविंग और जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट का जो पिछले 5-7 साल में आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में आप सोचिए, और अधिक से अधिक समय जब भी बच्चा स्क्रीन पे बैठा हो आप उसके पास बैठिए, उससे उसके बारे में वार्तालाप कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, डिस्कशन कीजिए। वो भी आपको 2 सवाल पूछेगा और उसको एक रियलिटी चेक होगा उस समय। तो ये हुआ कि स्क्रीन टाइम को कैसे हेल्दी बनाएं। फिर होता है कि जैसे आप खाने में आप देखते हो कि खाना कैसे और बेटर मैं बनाऊं या क्या नई चीज़ें सीखूं, ये आप गूगल पे ढूंढते हो या कुछ किताबें पढ़ते हो, नई डिश कैसे बनाना है, नई रेसिपी कैसे बनाना है, यानी आप लर्न करते हो खाना बनाने की क्रिया को। उसी तरह से आपको स्क्रीन टाइम, नए ऐप्स, इन सब के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए
क्योंकि आपका बच्चा यूज़ कर रहा है और आपको उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? तो आप भी उसका नॉलेज रखिए, उसमें कैसे होता है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रखिए। आपका भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप गाइड कैसे करोगे? तो आपको भी ये सीखना है। तो पिछली बार की जैसे चुटकुला टाइप कहिए आप कि एक मदर के साथ एक बच्चा आया 9 साल का, तो उनकी बात चल रही थी स्क्रीन के बारे में। तो वो कहने लगा कि मेरे इंस्टा पे जो मैंने पोस्ट डाली है उसमें 56 फॉलोअर्स हैं। तो मदर को फॉलोअर्स तो मालूम था, तो कहने लगे तुम्हारे पीछा कर रहे 56 लोग। अब वो फॉलोअर्स को पीछा करना समझ ली। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि उसने कभी इंस्टाग्राम पर जाकर ये नहीं देखा कि फॉलोअर्स कैसे रहते हैं, लाइक्स क्या रहते हैं, और इसके बारे में बच्चे को कैसे सिखाया जाए। तो आपको भी उसमें जा कर के उसमें से कुछ सीखना है। अधिकतर पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पता ही होती है। अब आखिरी चीज़ हम जो देखेंगे स्क्रीन टाइम में कि हमारा एज ए पेरेंट काम क्या है। हमारा काम है कि बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न हमको बनाना है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे हम एक देश के नागरिक हैं और हमको रिस्पॉन्सिबली इस सोसाइटी में रहना है, उस तरह ये डिजिटल वर्ल्ड है एक। इस डिजिटल वर्ल्ड का हर इंसान एक हिस्सा है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में रहते समय हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी है, जिससे हमारे से भी किसी को नुकसान ना हो और कोई हमको नुकसान पहुंचा ना सके। ये जो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीज़न बनाने की क्रिया होती है, यह एक प्रश्न है जो स्क्रीन टाइम के बारे में पेरेंट्स में हमेशा बात करनी चाहिए, हमेशा इसके बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए। और ये चीज़ है जिस पर हम बात करके हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये कैसे करना चाहिए? सबसे पहला होता है कि इसमें बच्चों से बैठकर आपको हमेशा स्क्रीन टाइम के बारे में हफ्ते में 1 बार 2 बार बात करनी चाहिए कि वो किन किन चीज़ों में स्क्रीन यूज़ कर रहा है। डांटने के लिए नहीं, जजमेंटल नहीं बनना है, सिर्फ सुनना है। वो क्या प्रोफाइल रख रहा है, उसकी प्रोफाइल देखो, वो क्या पोस्ट कर रहा है, उसने ये पोस्ट क्यों की है। कोई रियल इंसिडेंट्स आपको पता चले कि किसी का ईमेल हैक हो गया, किसी के इंटरनेट से पैसे चुरा लिए, वो इंसिडेंसेस आपने कहीं पढ़े हैं, पेपर में आए हैं, तो बच्चे के साथ डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ गलती हुई होगी, तुम क्या करोगे इससे बचने के लिए, मैंने क्या करना चाहिए, क्या रिस्क होती है इंटरनेट यूज़ करने में, और सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए। इस प्रकार का डिस्कशन बच्चों के साथ होना चाहिए। आपको पता चलेगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में होता है। बहुत सी बार ये होता है हमारे डिस्कशन से कि हमारा नॉलेज बढ़ जाता है बच्चों से, ये भी हो सकता है। मगर आपको उनके साथ डिस्कस करोगे तो आप उनको लगेगा कि स्क्रीन के बारे में हमेशा डांट ही हमको नहीं मिलती है, बल्कि स्क्रीन के बारे में हमारी पेरेंट्स से चर्चा भी होती है, वो हमको गाइड भी करते हैं। और इस प्रकार का अगर आपका फ्रेंडली बर्ताव बच्चों के साथ रहेगा तो बहुत सारे आपके सजेशंस वो सुन लेंगे। उसके बाद होता है कि एक पेरेंट्स की बहुत बुरी आदत है स्पाइंग, जासूसी। बच्चे का स्क्रीन चेक करना, मोबाइल में किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप आया। ऐसा कहते हैं कि स्पाइंग से आपके और बच्चे के बीच में का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी साइंटिफिक गाइडलाइन क्या है स्पाइंग के बारे में? पेरेंट्स को स्पाइंग अलाउड है या नहीं? बिल्कुल नहीं, अनलेस कोई स्पेसिफिक कारण हो। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पता है और आप उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको कोई इंसिडेंस मालूम हुआ है, आपने कहीं से सुना है, कोई गलत चीज़ हुई है, बस उतनी चीज़ की खोजबीन के लिए आप स्पाइंग कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। क्योंकि ये आपके और बच्चे के बीच का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद आप वो इतने होशियार होते हैं कि वो इस प्रकार के पासवर्ड और ये लगा देंगे कि आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्पाइंग हमेशा नहीं करनी। एक और बात है कि उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे आप उनके फ्रेंड्स रहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा ही किस्सा एक पिछली बार हुआ था कि जब हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें से बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मेरे मम्मी पापा भी मेरे फ्रेंड रहेंगे फेसबुक पे, तो कोई हरकत नहीं है। इस बहाने मदर फादर ये मॉनिटर कर सकते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल में क्या पिक्चर अपलोड कर रहा है, क्या पोस्ट डाल रहा है, कोई गलत चीज़ डाल रहा है, कोई गलत चीज़ देख रहा है,
मगर पेरेंट्स ने इस समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने कोई कमेंट्स फेसबुक पे और इंस्टा पे नहीं डालने चाहिए उनके तरफ से। आपको वहाँ ऑब्जर्वर करके रहना है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको बच्चे को जो बताना है वो आप घर पे बताइए। फेसबुक पे आपको कमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है उसके पेरेंट्स अगर उसके सोशल मीडिया नेटवर्क पे अगर कुछ कमेंट डालते हैं तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। प्राइवेसी सेटिंग्स जो मोबाइल में होती है, इसके बारे में अधिक से अधिक डिस्कशन और जानकारी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है कि शेयरिंग, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स, ऐसे फोटोग्राफ्स जो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, ये कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को बहुत ही ध्यान से देना चाहिए। अपना एड्रेस, अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर, अपना स्कूल का एड्रेस, ये सब स्ट्रेंजर्स को नहीं मिलना चाहिए। ये सिक्योरिटी हमको बच्चों को डिस्कशन में सिखानी है। एक और बात सिखानी है कि पासवर्ड जो होते हैं उनके मोबाइल के, उनको पेरेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये उनको बता के रखना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, password sharing with parents is very important. Password should not be shared with anybody who is a stranger, but with family members they should always be shared. फिर आपको सिखाना है कि जैसे हम नॉन स्क्रीन समय में, सोशल एनकाउंटर्स में, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि पोलाइट होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, गुड मैनर्ड होना चाहिए, इसी तरह का पोलाइटनेस और गुड मैनर्ड हमारा डिजिटल वर्ल्ड में भी होना चाहिए। ये भी बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रीन समय का सेल्फ रेगुलेशन हमको बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि हर बार आप उनके स्क्रीन समय को कम करेंगे या आप उनको ये बताएंगे कि कौन सा स्क्रीन टाइम हेल्दी और कौन सा नहीं। उनको ये ताकत खुद को आनी चाहिए कि मैं मेरा स्क्रीन टाइम कैसे रोक सकता हूँ। इसलिए नॉन स्क्रीन समय में आपके जो डिस्कशन बच्चों के साथ होंगे, उनमें आप उनको सिखाएंगे कि ये सेल्फ रेगुलेशन आपको खुद पर आना चाहिए। उसके बाद है कि इंटरनेट की सेफ्टी, जो साइबर बुलिंग होती है आजकल, फंसाना होता है, ये सब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। कोई थ्रेटनिंग मेल आ जाए या कोई डरावने या होस्टेज करने वाले मेल आ जाए तो उसको रिप्लाई नहीं करना है। ऐसे मैसेजेस या ऐसे ईमेल पेरेंट्स को तुरंत बताना है। कोई इंटरनेट पे उनको सता रहा है, बुली कर रहा है, तो ये चीज़ पेरेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसे कोई भी समय पेरेंट्स मेरे साथ है, न कि ऐसा बताते से मुझे पेरेंट्स डांटने लगेंगे। अगर ये उनको लग गया तो वो आपके साथ ये चीज़ कभी शेयर नहीं करेंगे। तो हमको उनको बिठा के समझाना है कि बेटा ऐसे इससे होते रहते हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फर्स्ट चीज़ आप हमसे शेयर करिए। इसके बाद ये होता है कि जैसे ये सब कर लिया हमने, उसको खाने से कंपेयर कर लिया स्क्रीन को, और आपने सोचा कि हर समय इसको खाने से मैं कंपेयर करूँगी ना कि पॉइजन से। तो जब कोई हम देखते हैं कि बच्चा हेल्दी खाने लगा है, लिमिट में खाता है, फिर भी उसका वज़न बढ़ा ही जा रहा है, तो आप क्या करते हो? हम लोगों के पास लाते हो, हम उसको चेक करते हैं, फिर उसकी टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि और कोई बीमारी है क्या। ऐसे कुछ बच्चों में थायराइड की बीमारी पाई जाती है। तो इसी समय आपके सब कोशिशों के बावजूद भी अगर आपको लगे कि बच्चा स्क्रीन से दूर हट ही नहीं पा रहा है, या आपको उसका स्क्रीन यूज़ में बहुत तकलीफ हो रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको देखना है कि इसमें कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है या डिप्रेशन होता है, जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और सेल्फ रेगुलेशन एकदम कम हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां भी हम डॉक्टर के पास जाके और पहचान सकते हैं कि है क्या। मुझे पता है कि स्क्रीन टाइम ये बहुत ही एक डिस्कम्फर्ट वाला विषय है, अनकंफर्टेबल विषय होता है, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम आजकल बहुत बढ़ चुका है। मगर आपको मैं बोलूँगा कि यू हैव टू लर्न टू बी कंफर्टेबल विद दिस डिस्कम्फर्ट। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, मुझे मान्य है कि दिस इज़ ईजीली सेड देन डन। ये बोलना बहुत आसान है, मगर इसको प्रैक्टिकल में लाना बड़ा मुश्किल है। मगर जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों पे विचार करेंगे, इसके बारे में और भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, खुद का भी नॉलेज बढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन समय बहुत हेल्दी हो सकता है। स्क्रीन समय आप देखो, आज कुछ
बिजनेसेस है या कुछ कुछ जॉब्स बच्चे कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल जॉब, 12-12 13-13 घंटे वो कंटिन्यू अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, तो वो गलत थोड़ी ना है, वो तो सही है। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गलत स्क्रीन टाइम ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये कोशिश बच्चे के साथ करती रहनी है, बच्चे के साथ इस विषय में बातें करनी है, आपको पेशेंस रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप धीरे धीरे बच्चों से इस विषय में बात करेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे, ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनोगे, फ्रेंडली माहौल में सुनोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको इसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी।